चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का रिद्धि सिद्धि इस एकेडमी में स्वागत है। अपने आज यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बहुत से स्टूडेंट्स आरएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के हटे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी से तैयारी शुरू हो जाए, कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समय बहुत बलवान होता है, मूल्यवान होता है। तो उसको देखते हुए हमने आज से शुरुआत की है। तो इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर है, उसमें जो जनरल साइंस के अंदर जो पार्ट आएगा अपने सामान्य विज्ञान के अंदर, उसमें 3 सेक्शन है। एक तो बायोलॉजी, सेकंड फिजिक्स, थर्ड केमिस्ट्री। इस तरह से इन 3 सेगमेंट को अपने देखें। सबसे पहले तो इसके अंदर ये जो सेगमेंट अपने ले रहे हैं, बायोलॉजी वाला जो सेगमेंट है, इसमें 3rd यूनिट है आपके आरएस मेंस के लिए अपने। उसमें जैसे तो सेल के बारे में दिया है, कोशिका, सेल, कोशिका। तो इस सेगमेंट को अपने कवर करेंगे, क्वेश्चन की फॉर्मेट में करेंगे। अधिकतर किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। तो एक तो सबसे सिंपल फॉर्म में से क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर अपने जो क्वेश्चंस को नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनोगे, उसको लगभग मैं 2 बार बोलूंगा इन बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में। अब जैसे क्वेश्चन आपका आ गया कि कोशिका का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या जाएगा, साइटोलॉजी जाएगा। साइटोलॉजी जाएगा। साइटो शब्द कोशिका के लिए आता है, सेल के लिए आएगा साइटो, और लॉजी का मतलब स्टडी। साइटो यानी सेल और लॉजी का मतलब स्टडी। तो साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका विज्ञान को। अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है अपने बॉडी के अंदर। जैसे ब्लड में अपने आरबीसी होती है, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, तो ये टर्म आ गया एरिथ्रो, और पीछे क्या लग रहा है, साइट, इरिथ्रोसाइट। ये लैटिन वर्ड होते हैं कुछ। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, लाल, और साइट मतलब कोशिका, जिसको अपने आरबीसी कह सकते हैं, आरबीसी सेल्स, एरिथ्रोसाइट। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बस समझते हो, चलो रटना नहीं है अपने को। एरिथ्रोसाइट वर्ड आ गया, इसी प्रकार से एक वर्ड आ गया ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूको का साइंस में वर्ड होता है व्हाइट, सफेद के लिए यूज करते हैं अपने। साइट मतलब कोशिका, तो कौन सी सेल हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिका। इस प्रकार से ये अपने को पहले 0 लेवल से चलेंगे, अपने सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे अपने फ्लो के अंदर। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, जिसके पीछे साइट वर्ड आ रहा है, इथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, खूब सारी कोशिकाएं होती हैं। अब इसमें कोशिका के बारे में सबसे पहले एक जिज्ञासा एक साइंटिस्ट के दिमाग में हुई। वो क्या जिज्ञासा हुई, उसके दिमाग में विचार आया कि जैसे हमारा शरीर बना होता है, ऐसे पेड़ पौधों का शरीर किससे बना हुआ है। ये भी लगातार वर्दी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये उसके दिमाग में जिज्ञासा हुई। उसने क्या किया, एक पेड़ की छाल उतार ली, उस छाल को उतार के अपने द्वारा एक बनाए हुए लेंस के द्वारा, माइक्रोस्कोप जो था उससे उसको देखा, उसने पेड़ की छाल को, उसको देखा कि ये जैसे पेड़ की छाल का पार्ट लिया उन्होंने, उसमें उसको ऐसे पार्ट देखे, खूब सारे पार्ट देखे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है तरह से, इस प्रकार के पार्ट देखे। तो
तो इनको उन्होंने नाम क्या दे दिया, सेल नाम दे दिया, कोशिका, सेल नाम दे दिया। जैसे जेल के अंदर भी होता है ना, अलग अलग सेल होती है, कैदियों की सेल अलग अलग, इस तरह से ये जो सेल है, कंपार्टमेंट्स है, उनके लिए वर्ड यूज किया उन्होंने। और ये साइंटिस्ट कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले खोज की थी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में। मेंस के लिए आपकी कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो कहीं से फैक्ट पूछ सकते थे इस बारे में, यहाँ कंसेप्चुअल होना है। और जो भी आप राइटिंग लिखो उसको फ्लो में लिखना है आपको। ऐसा नहीं एक वर्ड कहीं से उठा के लिख दिया, एक वर्ड कहीं से उठा, ऐसा नहीं होना, एक दूसरे से कोरिलेट होते हुए चलना है इसके पास। तो ये अपने कोशिका को बिल्कुल जीरो लेवल से चालू किया अपने। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर दी, कोशिका की खोज होती। लेकिन ये पेड़ की छाल की ये जो कोशिका थी, ये लिविंग नहीं थी। कैसी सेल थी, डेड सेल थी, ये मृत कोशिका थी। उसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए। अब आगे आपको सन रटने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा आइडिया रखना आपको। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब हुई थी, जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी, ऐसा जनरल नहीं पूछेंगे मेंस के अंदर आप। तो इसमें बाद में एक साइंटिस्ट हुए। यहाँ पे जो भी कीवर्ड लिखे जा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, उनको कॉपी पेन यूज करते हुए नोट करते चलना इस प्रकार से। यही कीवर्ड आपकी मेंस के एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, इस ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, वो भी एक संयोग से खोज हुई थी। गंदा पानी था, उसके अंदर वो कुछ लेंस को ऐसे धो रहे थे। वो उनको लेंस से गंदे पानी में कुछ चलते हुए दिखे, ऐसे कोई भाग ऐसे चलता हुआ दिखा। जैसे गंदे पानी में खूब बैक्टीरिया होते, अनेक जीवाणु है, अनेक प्रोटोजोन्स है, जैसे अमीबा नाम सुने सब आपने। इस प्रकार से उनको एक चलता हुआ दिखा कुछ न, उस पर उन्होंने ध्यान से देखा। वो क्या थी, कोशिका थी। बैक्टीरिया में होती क्या, एक्सेलित होती है, अमीबा में क्या एक्सेल होती है। तो यदि पार्टिकुलरली ऐसा वर्ड आ गया आपको ल्यूवेनहॉक के बारे में लिखो मेंस के अंदर, साइंटिस्ट के बारे में, तो आप क्या लिखोगे, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, लिविंग सेल को खोजा। जीवित कोशिका, जो लिविंग सेल है, उसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, कौन थे, ल्यूवेनहॉक थे। ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। इज इट क्लियर। उसके बाद में क्या हुआ कि कोशिका को यदि अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें, टर्म आता है ना माइक्रोस्कोप, क्या मतलब होता है इसका, माइक्रोस्कोप, हिंदी में कहते हैं इसको सूक्ष्मदर्शी। लेकिन साइंटिफिक टर्म से सारा क्लियर होगा आपको, माइक्रोस्कोप से क्लियर होगा। माइक्रो का मतलब मिलीमीटर का 1000वां भाग, जिसको कहते हैं माइक्रो। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप जो होती है वो 1 मीटर का देखें अपने 10⁻⁻⁶, यानी आपको माइक्रोस्कोप 10 लाख बड़ा गुणा करके दिखाएगी कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे ये बिंदु है, कितना सा बिंदु है, इस बिंदु को यदि माइक्रोस्कोप से देखें तो कितना बड़ा गुणा दिखेगा, 10 लाख बड़ा गुणा दिखेगा। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा यदि अपने सेल को देखें, कोशिका को देखें, तो उसमें क्या क्या दिखेगा अपने को। उसमें सबसे पहले तो जैसे अपने रफली डायग्राम बनाए, जैसे ये सेल है, तो सेल का जो सेंटर वाला पार्ट है, इस सेंटर वाले पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, केंद्रक है, मेन भाग यही है न्यूक्लियस। क्यों है मेन भाग, इसके अंदर क्या क्या है, इसमें क्रोमोसोम्स है, एक जाल की तरह है। इसके अंदर गुणसूत्रों का पूरा एक जाल है, क्रोमोसोम है।
तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो केंद्र के अंदर बना है, एक जाल की तरह होते हैं। इस जाल को क्या बोलते हैं अपने? क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल है। तो जल्दी आप अपने शरीर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं अपने, वो हर कोशिका के सेंटर में मिलेंगे, कोशिका के केंद्र में मिलेंगे और एक जाल के रूप में, क्रोमेटिन नेट के रूप में मिलेंगे। अब ये जो क्रोमेटिन नेट होता है, जो गुणसूत्रों से मिलके बना हुआ है, इसमें क्या क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इस पूरे क्रोमेटिन नेट के ऊपर, गुणसूत्रों के जाल के ऊपर जीन्स होते हैं श्रृंखला के रूप में से। हजारों जीन है, खूब सारे जीन्स होते हैं, और कोई भी कार्य हो रहा है अपने शरीर में किसी भी प्रकार का, उसको कंट्रोल कौन करता है? जीन करता है। जीन इकाई एक, तो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। तो एक तो बहुत ही सिंपल आपको ध्यान रखना है, केंद्रक के बारे में यदि शॉर्ट नोट आ जाए एग्जाम के अंदर, न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक क्या है, तो आपको ऐसे बताना है कि जो न्यूक्लियस है, केंद्रक जो है, वो कंट्रोलर ऑफ द सेल है, कोशिका का नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ द सेल। सारे कोशिका के सारे जो काम होते हैं वो कंट्रोल कहां से हो रहा है? केंद्रक से हो रहा है। और केंद्रक के अंदर भी कौन कंट्रोल कर रहा है? इनके गुणसूत्रों पर जो जीन है। अब अपने दिमाग में ये बात आती है कि जो क्रोमेटिन जाल है, गुणसूत्रों का जाल है, इसमें जो गुणसूत्र है वो किससे मिलके बने? गुणसूत्र जो है उस पर चले अपने क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र है वो किस किस से मिलके बने? क्या क्या होते हैं गुणसूत्र के अंदर? सबसे मेन तो वर्ड होता है डीएनए। क्या होगा? एक होता है आरएनए और एक प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। तो यदि ये कीवर्ड नोट करते हुए चलोगे आप, शॉर्ट क्वेश्चन बन गया क्रोमोसोम के ऊपर। इस प्रकार से बताना है, गुणसूत्र डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अच्छे मार्क्स आएंगे आपको, शानदार मार्क्स आएंगे। ये सारे फैक्ट जाने चाहिए इसके, इन तीनों से मिलकर बने होते हैं। आजकल क्या है, आरएस का जो पैटर्न है यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, देखा है तो करंट रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे एग्जाम के अंदर आपके। तो इसमें करंट रिलेटेड क्वेश्चन कहां से बन सकता है? यहां से बन सकता है, डीएनए से बन सकता है। अब डीएनए टेस्टिंग होती है खूब, अनेक आपराधिक मामलों में नहीं कहते कि इसका डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा, अपने को बायोलॉजी के अंदर भी जो सेगमेंट आता है, जूलॉजी, बॉटनी, उसमें घुसना नहीं है आपको तो बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अप्लाइड पार्ट आता है इसके अंदर। कैसा आएगा? अप्लाइड है। जो डीएनए है इसके बारे में देखें अपने, तो डीएनए है, एक तो इसका बेसिक नाम से क्लियर है, डीएनए का मतलब डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब डी मतलब डेफिशिएंसी, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी आ रही है। डी मतलब डेफिशिएंसी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है और आरएनए में एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो डीऑक्सी आ गया, डीऑक्सी। राइबोस और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक वर्ड आ गया ना, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो डीएनए है कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर है, केंद्रक के अंदर है। तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यदि आपसे शॉर्ट नोट दे दिया एग्जाम के अंदर कि डीऑक्सी राइबोस क्या है, डीऑक्सी राइबोस क्या है, धीरे धीरे डे बाय डे देख रहे हैं अपने यहाँ साल, पैटर्न धीरे धीरे कंसेप्चुअल होता जा रहा है। रट के काम नहीं चलेगी आपका, रटोगे तो प्रॉपर आरएस नहीं बन पाओगे आप। तो डीऑक्सी राइबोस क्या है? जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन की शर्करा होती है,
ऐसे डिऑक्सी राइबोस है, ये कितने कार्बन की शर्करा है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए बढ़ाता है पेंटोज। पेंटोज शुगर है, ये क्या है? पेंटोज शुगर। 5 कार्बन की शर्करा होती है, ये ग्लूकोज 6 कार्बन की है। इज इट क्लियर? डिऑक्सी राइबोस का मतलब 5 कार्बन की शर्करा। और न्यूक्लिक केंद्रक में एसिड, इसकी प्रकृति कैसी है? एसिडिक है, इसकी एसिडिक प्रकृति होती है। पीएच लेवल 7 से क्लियर हो गया। नाम से देखो कितनी चीजें क्लियर हुई अपने को। ऐसी कई चीजें आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं इस प्रकार से, तो ध्यान से चलना इस प्रकार से, एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट अगले सेगमेंट पे चलें अपने। अब डीएनए के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? डीएनए के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था डीएनए के बारे में? तो इसमें ऐसा हुआ कि जैसे साइंस की प्रदर्शनी लगती है ना, ऐसे कोई साइंस की प्रदर्शनी लगाएगी, उसमें एक मॉडल प्रस्तुत किया डीएनए का। इस प्रकार का मॉडल था, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है। यस, सुनील कांत और सी आ चुका है बेटा, वेरी गुड। तो ऐसी स्ट्रक्चर थी, ये है एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है। इसको ऐसे मोड़ दें अपने, ऐसे यूं मोड़ दें, ऐसे स्ट्रक्चर बनती है। तो ये सीढ़ीनुमा संरचना को ऐसे क्या कर दिया उन्होंने? मोड़ दिया। तो 2 हेलिक्स है इसमें, एक हेलिक्स तो ये हो गया, एक कुंडल ये वाला, और दूसरा हेलिक्स ये हो गया, 2 कुंडल हो गए। तो इस मॉडल को नाम क्या दे दिया गया? डबल हेलिक्स। साइंटिफिक टर्मों को पकड़ना आपको, डबल हेलिक्स, या क्या कह सकते हैं? द्विकुंडलित संरचना। इस प्रकार का डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल या द्विकुंडली संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया 2 साइंटिस्टों ने, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। और वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक तो था वाटसन, और एक दूसरा साइंटिस्ट कौन था? क्रिक। वाटसन और क्रिक, इन दोनों वैज्ञानिकों ने दिया, वाटसन और क्रिक। तो इन दोनों वैज्ञानिकों को इन्होंने मॉडल प्रस्तुत कब किया था? 1953 में कर दिया था, 1953 में कर दिया। तो इनको बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। साइंटिस्टों के नाम आते हैं मेंस के अंदर, सीधा नोट दे दिया आपको, वाटसन एंड क्रिक पर लिखो। ऐसे बहुत बार पुराने पेपर उठा के देखना आप, तो वाटसन और क्रिक के बारे में क्या लिखोगे? इन्होंने लिखा था, ये लिखना है कि इन्होंने डीएनए का द्विकुंडली संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए इनको बाद में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया। इज इट क्लियर? तो ये तो अपने मॉडल ले लिया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बनता है कि डीएनए टेस्टिंग करते हैं, डीएनए टेस्टिंग, डीएनए टेस्टिंग तो प्रॉब्लम तो नहीं एकदम से चल रहा है। तो डीएनए टेस्टिंग में क्या करते हैं? डीएनए परीक्षण में क्या करते हैं? इसके लिए अपने को डीएनए की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और दूसरा कुछ नहीं, आप तो क्लास को फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से सुनते रहो, एक एक चीज दिमाग में बैठ जाएगी आपको। तो डीएनए टेस्टिंग परीक्षण में क्या करते हैं, इसके लिए अपने को कुछ बेसिक पता होना चाहिए। डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बेसिक पता होना चाहिए, ज़्यादा डीपली मत जाओ, लेकिन बेसिक पता अपने को होना जरूरी है। इसको देखो, आपको ऐसे समझना है कि जो डीएनए है, इसका ये जो बाहर वाला भाग है, बाहरी भाग है, इसके मेन हेलिक्स है, इसके मुख्य स्तंभ है, ये मिलकर किससे बने होते हैं? इसमें एक तो होता है डीऑक्सीराइबोस, शुगर या शर्करा कह सकते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर या शर्करा से होता है, और प्लस इसमें होता है फास्फेट ग्रुप।
कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है अभी कि सर प्री के अंदर सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप जो हो गया उसको भूल जाओ। आप अपनी तैयारी को लगातार एनर्जेटिक रखो। आप लगातार आप तैयारी करते गए तो आपका सिलेक्शन जरूर होएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना बस अपने को। जो हो गया बढ़िया किया, कर्मों का हिसाब है सारा। बस आपके अच्छे कर्म रहे, अच्छी मेहनत है तो आपको फल उसका मिलेगा। लेकिन गीता में भी लिखा हुआ है ना, फल की चिंता ज्यादा अपने को नहीं करनी, कर्म पे फोकस रहना है अपने आप। तो जम की तैयारी करते रहो और ये जहां भी आप मेहनत करो कि मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है किसी स्टूडेंट की, उसका फल जरूर मिलेगा आपका। तो ये इसका मेन हेलिक्स है, वो किससे मिलके बना होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर शर्करा प्लस फास्फेट ग्रुप, इनसे मिलके बना मुख्य स्तंभ बना होता है। इनके बीच में क्या होते हैं? तो इसके बीच में जो होंगे वो होते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस या हिंदी में अपने इनको बोल सकते हैं नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन बेस होता है। इन नाइट्रोजन बेस की दो सीरीज होती है, वो सीरीज अपने को ध्यान में रखनी है। एक सीरीज तो होती है प्यूरिन, प्यूरिन, और दूसरी सीरीज है पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन नाइट्रोजन की जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला है नाइट्रोजन श्रृंखला, इसमें दो नाइट्रोजन क्षारक आते हैं। एक तो होगा एडिनिन और दूसरा होगा ग्वानिन। एडिनिन और इनको शॉर्ट में वर्ड याद रखने हैं अपने को, ए और एजी। शॉर्ट वर्ड बन गया इनका, सीधा दे देंगे प्यूरिन श्रृंखला। ऐसे आते हैं मेंस पे, इसमें बस बताना आपको, एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बनी श्रृंखला, दैट इज कॉल्ड प्यूरिन सीरीज, प्यूरिन श्रृंखला कहते। और दूसरी है पिरिमिडिन श्रृंखला। इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा थाइमिन और एक कौन सा आ जाएगा? साइटोसिन। टी और टी और सी आ जाएगा। एडेनिन की बॉन्डिंग हमेशा होती है थाइमिन के साथ, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। और ग्वानिन की बॉन्डिंग होती है साइटोसिन के साथ, कितने बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसको टेक्निक से याद कर लो आप, टीसी से याद कर लो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है टीसी और यहाँ एच। ये इनकी बॉन्डिंग डबल बॉन्ड है, यहाँ इनकी ट्रिपल, इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। तो ये दो श्रृंखलाएं अपने को पता होना चाहिए। पिरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन, और प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन, ए और जी, यहाँ टी और सी। इट क्लियर? तो ये आप लोगों ने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, इसके मुख्य स्तंभ और मुख्य स्तंभ इनसे जुड़ी हुई नाइट्रोजन क्षारकों की श्रृंखलाएं ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन क्षारक है ये कैसे जुड़े होंगे और इनका नाइट्रोजन क्षारकों का डीएनए टेस्टिंग में रोल क्या है, उसको समझना है अपने को। इस प्रकार से ये कैसे जुड़े हुए हैं और इनका डीएनए टेस्टिंग में रोल क्या है। अब जैसे ये डीएनए है, ये लिया, इसको रफली बना लिया जैसे हमने, ये इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, बड़ा ले लेते हैं। ये यूं हेलिक्स है, इस प्रकार से ये ले लिया। अब अपने को एक स्तंभ के ऊपर नाइट्रोजन क्षारकों को शो करना है। एक पर शो करेंगे तो दूसरे पे आप अपने आप निकाल लोगे, है ना। अब जैसे यहां लिया आपने ए टी जी ए सी, कुछ भी लिख सकते हो रैंडमली, अपने कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि आधे में कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए। और फिर यहां जैसे लिख लिया अपने से
5 लिख दी। अब अपने को पता है ए के सामने क्या आएगा, टी आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। टी के सामने, जी के सामने, ए के सामने, सी के सामने, इस प्रकार से ऐसे यहाँ निकाल सकते हैं। थाइमिन से कौन जुड़ेगा, एडेनिन, एडेनिन से थाइमिन, साइटोसिन से ग्वानिन, एडेनिन से थाइमिन, ग्वानिन से साइटोसिन, ऐसे जुड़े हो। अब इस डीएनए का डायमीटर कितना होता है, 2 के बीच में कितना एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है, उसको छोड़ो यार आप तो प्रैक्टिकली समझो इसको। अब किसी व्यक्ति का जैसे डीएनए है, किसी व्यक्ति का डीएनए है, अब इस डीएनए के अंदर जो एक स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये लिया, दोनों में से एक स्तंभ ले लिया। इस एक स्तंभ के ऊपर जो नाइट्रोजन क्षारकों का ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को अपने अलग से लिख ले। ऐसे मान लो ATGAC, ATGAC 5 से होगी, ऐसे इसके लिख लो, और TACA, TACA और लास्ट में 10 नाइट्रोजन क्षारक है, इनका एक क्रम ले लिया। जैसे अपने मोबाइल के नंबर होते हैं, मोबाइल के नंबर भी कितने से बने होते हैं, 10 वर्ड से होते हैं। जिसमें मेरा नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ 96802468 डॉक्टर सुशील। अब इसमें ये 10 नंबर है, ऐसे 10 नाइट्रोजन क्षारकों का क्या है, क्रम है। अब अपने मोबाइल के नंबरों में जैसे ये नंबर है, इन नंबरों के आगे पीछे कर दें अपने, 9 को यहाँ 8 की जगह ले जाए, यहाँ ले जाए, ऐसे एक नंबर को आगे पीछे कर दिया तो पूरा नंबर क्या होगा, बदल गया। इसी प्रकार से या किसी एक नंबर की जगह दूसरा नंबर लिख दे। जैसे मान लो ये है, इस ए को टी की जगह ले गई, टी को यहाँ ले आए, तो पूरा ये जो ऑर्डर था, क्रम था, ये बदल जाएगा। या जैसे कोई नंबर मिस कर दिया आपने, 4 की जगह 2 लिख दिया, या टी की जगह ए लिख दिया, तो पूरा क्रम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो नाइट्रोजन क्षारकों का ये जो क्रम है, ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है ऐसे, या ऐसे अपने जैसे डीएनए लिया, डीएनए खूब लंबा होता है ऐसे, यूं ऐसे, ये इसमें नाइट्रोजन क्षारकों का जो भी ऑर्डर होगा, क्रम होगा ऐसे। जैसे आपने मॉल वगैरह में जाते हैं, सामान खरीदने नहीं जाते क्या, वहां कोई भी वस्तु होती है, बारकोड रीडर होता है ऐसे, जैसे उसको पंच करता है तो पता चल जाता है कि ये वस्तु है, इसका इतना रेट है। बारकोड रीडर होता है, हर का कोड अलग अलग होता है। ऐसी 2 व्यक्तियों के अंदर नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम क्या नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। और इसी के आधार पर क्या करते हैं, डीएनए टेस्टिंग की जाती है। तो ये आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन क्षारक है, नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम, ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन बेस, ये किसको डिसाइड करेगा, डीएनए टेस्टिंग को डिसाइड करते हैं, डीएनए टेस्ट को डिसाइड करते हैं। तो जैसे शॉर्ट नोट बन गया एग्जाम के अंदर, मान लो कि डीएनए टेस्टिंग, या बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, डीएनए टेस्टिंग के बारे में समझाइए पूरा। तो आप क्या बताओगे इसके अंदर, तो सबसे पहले वहां से शुरू से 0 लेवल से शुरू करोगे। कोशिका के केंद्रक में, अब इन वर्डों को आपको लिखना है, वहां पे आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होगा, उस लिमिटेड स्पेस में अच्छा से अच्छा लिखना है आपको, कम से कम शब्दों में अच्छा लिखोगे तभी स्कोर कर पाओगे एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं अपने, डीएनए टेस्टिंग की प्रक्रिया को समझाइए और इसकी उपयोगिता। तो आप इसको 0 लेवल से चालू करो। कोशिका का जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों का जो जाल है
और वो विशेष रूप से डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल की डबल हेलिक्स संरचना के बारे में वाटसन और क्रिक ने मॉडल प्रस्तुत किया ब्रैकेट में 1953 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डीएनए में डी का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस या पेंटोस शुगर और एनए का मतलब न्यूक्लिक एसिड। इसका जो मुख्य स्तंभ होता है वो डीऑक्सी राइबोस डीऑक्सी राइबोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। दोनों मुख्य स्तंभ आपस में नाइट्रोजन क्षारकों की श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन क्षारकों की दो श्रृंखलाएं होती है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन में आता है थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन का बंध बनता है थाइमिन के साथ द्विबंध, ग्वानिन का बनेगा साइटोसिन के साथ त्रिबंध। और किसी भी व्यक्ति के डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों का ये जो क्रम है वो दो व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता। इसी के आधार पर डीएनए टेस्टिंग किया जाता है। भारत के अंदर हैदराबाद के अंदर डीएनए की सेंट्रल लैब है और डीएनए टेस्टिंग के द्वारा अनेक प्रकार के आपराधिक मामलों को सुलझाया। बस ऐसे बताना। इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है। अभी अपनों ने सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो सेंटर वाला पार्ट था न्यूक्लियस, उसमें क्या क्या मेन क्वेश्चंस बन सकता था उसको अपनों ने बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट कर दिया विकास। तो इसमें डीएनए टेस्टिंग पे क्वेश्चन बनेगा अधिकतर और करंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अनेक आपराधिक मामलों को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी लैब धीरे धीरे भी बन रही है, लखनऊ में भी बनती जा रही है। लखनऊ के अंदर बन चुका है डीएनए, और डीएनए टेस्ट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लो कि मर्डर हो गया कहीं पर, तो वहां पे जैसे ही पुलिस जाती है तो सबसे पहले उसका ये काम होता है कि उस एरिया को सीज कर देते हैं, किसी को जाने नहीं देंगे वहां पे, और फिर वहां पे वो सेल का पार्ट लेके टेस्ट करते हैं। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।